वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट लिया गया है वो सब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। तो आप वीडियो को समझने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक नेम है मांग का नियम। देख रहे हैं, अब मांग का नियम आपको पेज नंबर 26 अपनी बुक पर आप पेज नंबर 26 खोलेंगे तो मिलेगा। तो मांग का नियम क्या है, देखिए स्लाइड में। तो ये रहा मांग का नियम। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको बुक की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो आपको अब बुक ओपन करके पेज नंबर 26 निकालना होगा। और अगर आप नहीं भी निकालते हैं तो इसमें भी देख के समझ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड। एक वस्तु की मांग पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे उसकी स्वयं का कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की पसंद, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं। अगर आप पीछे की 2-3 वीडियो देख रहे हैं ढंग से तो आपको ये 4 लाइनें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये सब 4 लाइनें जो हैं ये मांग के निर्धारक तत्वों की है। किसकी है? मांग के निर्धारक तत्वों की, जो आप पहले पढ़ चुके हैं 4 वीडियो में कंटिन्यू। तो अब नियम है, देखिए लिखा है मांग का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि होती है और कीमत बढ़ने पर उस मांग की मात्रा में गिरावट आती है। यानी टोटल अपोजिट संबंध है इसमें, कीमत यानी प्राइस में और मांग यानी डिमांड में या मात्रा में। तो मात्रा और कीमत में अपोजिट संबंध है। अगर कीमत बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, वस्तु कम खरीदेंगे, और अगर कीमत घटेगी तो लोग क्या करेंगे, वस्तु ज़्यादा खरीदेंगे। ये एक बेसिक सा नियम है, आप सभी इसको जानते होंगे। आम खरीदे होंगे आपने, आम का समय अभी गया था। आम यानी मैंगो, रस बनाते हैं लोग, आम रस पीते हैं, खाते हैं। तो आम क्या होता है, जब सस्ते होते हैं थोड़े तो लोग क्या करते हैं, आम को ज़्यादा खरीदते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं। और आम के जब प्राइस बढ़ने लगते हैं तब क्या होते हैं, लोग उसमें 3 किलो जो खरीदते थे वो 2 किलो पे आ जाते हैं, 2 किलो वाले 1 किलो पे आ जाते हैं, और 1 किलो वाले आधा किलो पे आ जाते हैं। तो ये सीधा सा नियम है कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग या वस्तु की खरीदने की मात्रा घटती है, और कीमत घटने पर वस्तु की खरीदी गई जो मात्रा है वो बढ़ती है। तो ये था मांग का नियम। ये रेफरेंस बुक का है, देख लीजिए। मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, एवं इसके विपरीत भी। एवं इसके विपरीत भी। अब विपरीत क्या है? विपरीत का मतलब वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो मात्रा में क्या होगी, कमी हो गई। ठीक है, तो ये भी वही चीज़ है, रिपीट हुआ है अपना, मतलब सेम चीज़ जो पहले हमने पढ़ी थी वो बस रेफरेंस बुक का मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब ये जो स्लाइड है ये मैं इसमें बताया गया है कि मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखिए ऐसा है कि किताब में ये है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पृथक रूप से अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे ऐड कर दी है, नहीं तो किताब पे भी आप देख सकते हैं। देखिए मांग का नियम तभी लागू होता है, देखें स्लाइड पे, मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान हो। अब अन्य बातें समान क्यों कहा जाता है, देखिए थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँगा, जो मैं पहले भी आपको क्लासेस में बता चुका हूँ कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक सामाजिक विषय है। ठीक है, विज्ञान भी कुछ लोग कहते हैं, अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है, ठीक है, और कला भी है, लेकिन अर्थशास्त्र जो है एक सामाजिक विषय है। और समाज में जो होता है ना वो क्या होती है, एकदम फिक्स बातें नहीं होती। ठीक है, जैसे फिजिक्स के नियम होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं। ठीक है, फिजिक्स में कोई अप डाउन नहीं होता, जो नियम है केमिस्ट्री में जो नियम है जिस अनुपात में जो मिलाएंगे वही होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। अब जैसे कोरोना वायरस आ गया तो ये तो बड़ी चेंजमेंट हो गया ना, डिमांड और सप्लाई में काफ़ी चेंजमेंट हो गया यहाँ पर। तो इसलिए इस नियम की कुछ मान्यताएं कि अन्य बातें समान रहने पर, आगे हम देखते हैं। तो अन्य बातें समान रहें, पहला नियम जो जो नियम है ये तभी लागू रहेगा जब बाकी सब कुछ स्थिर रहे, ज़्यादा चेंजमेंट ना हो, ये कोरोना जैसा ना आ जाए या कोई भूकंप या प्राकृतिक आपदाएं ना आ जाए, मतलब सब सिस्टम ठीक रहे, बैलेंस रहे। तो इसके बाद आगे लिखा है इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय यह है कि वस्तु की कीमत की अतिरिक्त मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व स्थिर मान लिए जाएं। अब इसका मतलब देखिए, अन्य तत्व जो मांग को प्रभावित करते हैं उनको कर दो फिक्स। अन्य बातें समान मतलब उसको कर दो फिक्स। ठीक है, अब भैया उसको फिक्स कर दिया तो फिर बचा क्या, बचा कीमत। भाई ध्यान दीजिए मेरी बात पे, मांग को प्रभावित करने के बहुत सारे निर्धारक तत्व होते हैं। तो जो सबसे बड़ा तत्व होता है जो हमें यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है वो तत्व है प्राइस।
प्राइस का कम होना और प्राइस का बढ़ना, पहला तो तत्व ये है। और बाकी बचा जो कुछ भी है, पसंद, रुचि, फलाना ढिमका, वो सब मतलब पसंद है, रुचि है, पूरक वस्तुएं हैं, घटिया वस्तुएं, इन सब जो बातों को उसको आप फिक्स कर दें, अन्य बातों को स्थिर कर दें। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि अन्य बातें समान हो। इसका अभिप्राय है कि वस्तु अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के प्रभावित करने वाले तत्वों को स्थिर मान लिया जाता है। ठीक है, तो अतः क्या है, उपभोक्ता की रुचियों और प्राथमिकताओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ये रुचियाँ और प्राथमिकताएं क्या होती हैं, ये मांग का एक निर्धारक तत्व है, जो आपने जब निर्धारक तत्व वाला टॉपिक चल रहा था तो पढ़ा था। दूसरा मान्यता क्या है कि क्रेता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ये क्रेता की आय क्या है, क्रेता मतलब खरीदार, मतलब कि कंज्यूमर, यानी कि आप और हम। ठीक है, तो इसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, वही निर्धारक तत्व नंबर जो हम पढ़ रहे थे, निर्धारक तत्व नंबर 2, उसमें ये आय वाला जिक्र था, यानी दूसरा निर्धारक तत्व भी फिक्स कर दिया है। यानी अन्य बातें समान का मतलब जो निर्धारक तत्व है उसको स्थिर कर दिया है। तीसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ये संबंधित वस्तुएं क्या होती है, तो याद करिए, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, पेन, शाही, कोका कोला, पेप्सी, इन सब के उदाहरण देकर के संबंधित वस्तुएं। ठीक है, तो इनकी कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये भी हमने अन्य बातों में शामिल कर दिया, यानी निर्धारक तत्व को हमने अन्य बातें मान लिया और इसको फिक्स कर दिया। और नेक्स्ट देखिए आखिरी, तो ये जो आप देख रहे हैं चौथा नंबर, उपभोक्ता निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता और अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना नहीं करता। यानी कि ये प्रत्याशा, संभावना कि कीमत बढ़ेगी, घटेगी, स्टॉक कम होगा, नहीं होगा, जो मैंने आपकी पिछली वीडियो नंबर 29 में बताया है। आ रहा है ध्यान, आपने अगर ध्यान से वीडियो भाई मेरी देख रहे हो, तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये एक्चुअली में क्या है, ये आपके मांग के निर्धारक तत्व हैं। और मांग के नियम की मान्यताएं क्या हैं, यही मान्यताएं इसमें लिखी हैं कि आपको ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रिलेटेड वस्तुओं के यानी पूरक और अन्य स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता का अंदेशा या उपभोक्ताओं की जो है क्या कहते हैं संभावनाओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी मांग के जो अन्य निर्धारक तत्व है ना, उसको जब आप स्थिर कर दोगे, वो जो 5 निर्धारक तत्व समझे हमने पुरानी वीडियो में, उसमें हमने एक नंबर तो था वस्तु की कीमत, तो वस्तु की कीमत को हटा दो, बचे जो 4 थे उसको अगर आप स्थिर कर दोगे, तभी ये मांग का नियम अप्लाई होगा, तभी ये मांग का नियम लागू होगा। और इसी को कहते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। क्या कहते हैं, मांग के नियम की मान्यताएं। तो क्या मान्यताएं थी, वो 4 जो आपने पढ़ी। और वो 4 क्या हैं, अगर गौर से वीडियो देख रहे हो, पुरानी समझ रहे हो, तो वो 4 हैं मांग के निर्धारक तत्व। तो मांग के कितने निर्धारक तत्व होते हैं, 5। और पांचों को अगर हम ग्रुप में बांट लें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं एक्स्ट्रा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर हम ग्रुप में बांट दें तो ये जो 5 होते हैं ना, ये जो 5 हैं, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पहला कीमत, पहला ग्रुप यानी कीमत, और दूसरा अन्य कारक, दूसरा अन्य कारक। तो अन्य कारक में ये 4 आते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, और अब थोड़ा सा अलग टॉपिक देखिए, वस्तुओं की मांग की क्यों जाती है। आप ये सोच रहे हैं हम ये मांग 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 करते जा रहे हैं, हम मांग करते क्यों हैं। तो भाई मांग क्यों करते हो, इसके लिए मांग की परिभाषा आपने पढ़ी थी, और अगर आप भूल गए हो तो ये रिवाइज करने के लिए एक स्लाइड मैंने ऐड कर दी है। इस स्लाइड को यहाँ पे ऐड करने का एक ही मेन पर्पस है कि आप ध्यान दो कि हम वस्तुओं सेवाओं की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनमें हमारे आवश्यकताओं के संतुष्ट करने की क्षमता होती है, और मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की यह क्षमता यूटिलिटी कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारी उपयोगिता पूर्ण होती है, या हम कह सकते हैं कि वस्तुओं की मांग इसलिए होती है क्योंकि उनमें उपयोगिता होती है। ये स्लाइड मैंने सिर्फ इसलिए ऐड की है ताकि आप ये भूल ना जाओ कि मांग हम करते ही क्यों हैं। इतना बड़ा टॉपिक पढ़े और मांग के नियम आ गए, मांग के निर्धारक तत्व आपने पढ़ लिए, तो यहाँ पर ये चीज़ इसलिए लिखी गई है। अब ये सब हो गया, हमने मांग का नियम समझा, मांग का नियम की मान्यताएं समझी। अब हम समझेंगे कि अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में ये मांग का नियम कैसे काम करता है, या कैसे हम ग्राफ के माध्यम से इस मांग के नियम को समझ सकते हैं, या हम मांग के नियम को ग्राफ के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए चित्र, तो ये देखिए आपके सामने नई स्लाइड है जिससे हम समझेंगे कि मांग का नियम ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनना, वीडियो में मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसके बैकग्राउंड में चर चर पुर ऐसी आवाज़ चल रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। वो इसलिए मत दो क्योंकि केबल कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा ख़राब है।
तो थोड़ा सा हंसी भी होना ज़रूरी है, इसलिए बात मैंने बोली। अब तो सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये देखिए, ये चित्र है, दो प्रकार के ग्राफ बने हैं, सेम एक ही जैसे दिख रहे हैं। एक जगह ऊपर देखिए 1 लिखा है और दूसरी जगह देखिए 2 लिखा है। और ये जो लाइन है ग्राफ में, जो वक्र बना है, वो उसको 2 भागों में, ये बीच की लाइन हमने डिवाइड कर दी है। हमने मांग का नियम समझा। क्या कहा मांग के नियम में? मांग के नियम में हमें बताया गया है, ध्यान से सुनिए, कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की जो मांग की जाने वाली मात्रा है वो बढ़ती है। और ठीक उसके अपोजिट भी वही होता है, मतलब वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की जो मांग होती है उसमें कमी आती है। फिर से सुन लीजिए, वस्तु की कीमत अगर घटती है तो वस्तु की जो मात्रा है मांगी जाने वाली उसमें बढ़ोतरी होती है। मतलब आम है, आम के दाम घटते हैं तो लोग आम ज़्यादा खरीदते हैं, और उसके अपोजिट आम के दाम अगर बढ़ने लगे, आम यानी मैंगो, उसके दाम बढ़ने लगे तो लोग क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी कंज्यूमशन को कम करते हैं। तो यही नियम है। अब इस नियम को हम ज़रा ग्राफ पे समझते हैं। हमने 2 ग्राफ बना लिए हैं। पहला हम समझेंगे पहली, यदि कीमत में कमी हो तो मांग में वृद्धि होती है। देखिए, कीमत है एक, पहला साइड जहाँ 1 लिखा है, 50 और 20 और 100 और 200। वाई साइड पे हमने कीमत ले ली P, और एक्स साइड पे हमने मात्रा ले ली Q। तो अब कीमत में पहली स्थिति क्या है? कीमत जब गिरे, फर्स्ट स्थिति में, फर्स्ट स्थिति हम समझ रहे हैं, प्रथम स्थिति समझ रहे हैं, कीमत गिरी, क्या हो गई? 50 से 100। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ये दोनों ग्राफ एक जैसे लग रहे हैं आपको, ठीक है। आपको लग रहा है ये क्या है यार, ये 2 स्थिति तो नहीं है, सेम जैसा लग रहा है, पर ये सेम नहीं होने के सेम नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें भेद है। दोनों स्थितियों को समझने के लिए मैंने इसमें तीर का प्रयोग किया है। तो अब इन तीरों को, एरो को देखिएगा। तो पहले स्थिति में देखिए 50 से 20 नीचे की ओर हो रहा है, 50 से 20 नीचे की ओर, यानी 50 से दाम गिर के कितने हो गए? 20। तो जो मात्रा है, मात्रा में देखिए 50 अगर प्राइस है तो मात्रा है 100, और 50 से नीचे गिर के 20 होता है तो मात्रा क्या हो जाती है? 100 से 200 हो जाती है। इसका मतलब क्या है? मांग का नियम काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? कीमत अगर घटती है, यानी कीमत में 50 से 20 तक की कमी आती है, तो मात्रा में 100 से 200 तक की वृद्धि हो जाती है। अब वस्तु, आप कहेंगे कि वस्तु तो लिखी नहीं, तो भैया तुम्हारे जो मर्जी आए वो वस्तु लिख लो। आम लिख लो, केला लिख लो, सेब लिख लो, अनाज लिखो, दाल चावल जो मर्जी पड़े लिख लो। यानी बेसिक चीज़ वही रहेगी कि कीमत में कमी हुई तो मात्रा में वृद्धि हो गई। तो पहला तो भाई ये सिचुएशन थी, तो पहला ग्राफ समझ में आ गया। दूसरा क्या है? ठीक उसके विपरीत भी यही कंडीशन काम करती है। क्या काम करती है? कि कीमत में अगर वृद्धि हो तो मांग में कमी हो जाती है। यानी आम की कीमत बढ़ जावे तो मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसको हमने देखिए ऊपर देखिए 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर से हम समझते हैं कैसे है ये 2 नंबर से। तो 2 नंबर में उल्टी स्थिति है। क्या स्थिति है? कि कीमत, तो देखिए आप, कीमत 20 है तो मांग की जाने वाली मात्रा कितनी है? 200 है। और फिर देखिए तीर में कीमत 20 से 50 हो गई। देखिए तीर ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कीमत क्या होगी? बढ़ गई। तो क्या होगी? मांग क्या हो गई? कि घट जाएगी। तो देखिए मात्रा वाला क्या हो गया? 200 से 100 हो गया। यानी कि हमारा दूसरा जो पॉइंट था वो भी क्लियर हो गया कि कीमत में अगर वृद्धि हुई तो मांग की मात्रा में कमी हो गई। अगर मैं ये तीर हटा दूं, ठीक है, ध्यान देखना, अगर मैं ये तीर हटा दूं तो क्या होगा? नीचे जो चीज़ें लिखी हैं और वो भी मिटा दूं तो ये ग्राफ एक जैसे लगेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं ये तीर मिटा दूं और ये जो नीचे मैंने लिखी है कहानी, इसको भी मिटा दूं तो ये ग्राफ दोनों एक जैसे लगेंगे ना। और यही एक जैसे लगने वाला ग्राफ आपकी किताब के पेज नंबर 26 पे बना है। किस पे बना है? पेज नंबर 26 पे बना है। इसलिए उस ग्राफ को मैंने इस स्लाइड में ऐड नहीं किया, मैंने ये ग्राफ अपनी तरफ से बना दिया ताकि आप दोनों ही सिचुएशन को समझ लो। अब आपको किताब वाला जो ग्राफ है वो बहुत इजी समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो मांग की जो नियम है इसको हमने पढ़ लिया या समझ लिया इस ग्राफ के माध्यम से। तो ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक। अब थोड़ा सा होमवर्क देख लें आप। होमवर्क में आपको क्या करना है कि एक जो स्लाइड है उस स्लाइड पर, ये देखिए, ये जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड पर ये टेबल बनी है। इस टेबल के माध्यम से आपको क्या करना है? एक मांग वक्र बना लेना है। ठीक है, ये आपको बहुत छोटा सा होमवर्क, मांग वक्र इसका बना लेना है टेबल की सहायता से। और मांग वक्र कैसे बनाओगे वो बनाना सिखा दिया है। और अगर बहुत जल्दी से स्लाइड हो गई है बाहर तो आप इसको क्या कहते हैं उसको, हाँ, पॉज कर लेना और टेबल अपनी नोटबुक पे बना लेना
और फिर मांग वक्र को बना लेना। तो ये होमवर्क भी हो गया। अब थोड़ा सा काम की बात सुन लीजिए। अभी कोई पक्का मेरे सामने तो नहीं है, मेरे पास में कोई प्रूफ या कोई ऐसा ऑर्डर, लेकिन कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि क्या सर हम 12वीं में भी प्रमोट हो जाएंगे क्या? क्या सर एग्ज़ाम नहीं होंगे क्या? अगर जो ठोठ स्टूडेंट है जो मरना नहीं चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा है कि एग्ज़ाम ना हो, हम पास हो जाएं, बिल्कुल सही है। और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये है कि यार एग्ज़ाम होने चाहिए। लेकिन ऐसा है, इस आप भुलावे में मत रहिए कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मैं इतना जो बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आपको वीडियो देख के समझना ही तो है, थोड़ी सी नॉलेज ही तो मिलेगी आपको। लेकिन अगर एग्ज़ाम हो गए, बाई चांस गवर्नमेंट ने अपना गाइडलाइंस बना दी और स्कूल ओपन हो गए और कोर्स कम हो गया, कोर्स तो वैसे ही पीछे साइड का कम होगा, ये तो बेसिक है, ये तो कम नहीं होने वाले चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसा हो गया ना तो फिर आपको थोड़ा सा बर्डन पड़ जाएगा। आपको ये लगेगा यार हम सोच रहे थे कि एग्ज़ाम हमारे जो हैं वो क्या कहते हैं अब नहीं होंगे, अब ये नई मुसीबत है, एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इसलिए जो वीडियो बन रही है 2-2 दिन में एक, उसको आप समझते जाइए और उसको होमवर्क को अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप में पूछ लेना। वीडियो पूरा देख लिया हो तो व्हाट्सएप पे बता देना कि पूरा देख लिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।